हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डी के। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 19 नवंबर की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कोरोना वैक्सीन की 94.5% प्रभावशीलता यानी इफिशिएंसी का दावा किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मॉडर्ना कंपनी, यूएसए। थोड़े दिन पहले दोस्तों हमने एक कंपनी के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था दोस्तों फाइजर। फाइजर ने भी दोस्तों 90% इफिशिएंसी का दावा किया था, प्रभावशीलता का दावा किया था। और दोस्तों, कोरोना काल में इतने बड़े परसेंटेज में आपका वैक्सीन का सक्सेस होना एक दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कुछ ही दिन में आपका वैक्सीन मार्केट में आएगी और दोस्तों जो कोरोना से एक फियर है, एक डर है, वो दूर होगा। तो यही उम्मीद लेकर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस स्थान पर स्थापित की जानी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों परभनी, महाराष्ट्र। अगर बात करें दोस्तों भारत में कपड़ा मिल की, तो लगभग दोस्तों विश्व का 15% निर्यात कपड़ा मिल कौन करता है? दोस्तों भारत करता है, और काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं 15% को। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर भारत में सूती धागे के उत्पादन की बात करें तो भारत में सूती धागे के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि पहला पॉइंट है दोस्तों चाइना का। अगर हथकरघे उद्योग की बात करें तो भारत का दोस्तों इसमें पहला स्थान है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। भारत के लगभग 35 मिलियन लोग आपका सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं, और आपका दोस्तों एक बहुत बड़ा रोजगार का भारत में ये क्या है, साधन है। अगर बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट की, भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, क्या दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर ये कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। किसका कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जबकि दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोयम्बटूर को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों पूरब का मैनचेस्टर यानी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों आपका सूरत को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सूरत को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जबकि पूर्व का मैनचेस्टर दोस्तों सूरत। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत की आर्थिक राजधानी यानी इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, और जबकि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 288। इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या दोस्तों? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रिस गोपाल कृष्णन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्रिस है, यहाँ पर किस लिख दिया है, तो ये जो क्रिस गोपाल कृष्णन है ये आपका दोस्तों रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अब दोस्तों इसमें टोटल 10 मेंबर होंगे, और 10 मेंबर में दोस्तों आपका एक अध्यक्ष होगा और 9 आपका अन्य सदस्य होंगे। ये 9 अन्य सदस्य दोस्तों अपने अपने क्षेत्र में इनोवेशन की जो विचार है, चाहे वो IITian हो या अन्य लोग हो, उनको आपका इसमें नियुक्त किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें दोस्तों इसका मकसद क्या है, यानी जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है उसका उद्देश्य है दोस्तों लोगों की आपका जो स्कीम्स हैं रिजर्व बैंक की, या जो पॉलिसी होती हैं, या बैंक की जो पहुंच है वो कहां तक पहुंचाना दोस्तों? आम लोगों तक। कहां तक? आम लोगों तक, यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। इसीलिए आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक
बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी के आपका जो है सिफारिश पर 1934 के रिजर्व बैंक एक्ट के तहत 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1935 को आपका दोस्तों की जाती है। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो है दोस्तों मुंबई। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, वो होता है 1 जनवरी 1949 को। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर दोस्तों कभी पूछे आपसे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो उनका नाम था दोस्तों CD देशमुख। क्या था दोस्तों? CD देशमुख। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वर्तमान में जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उनका नाम है दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन नाम है दोस्तों? शक्तिकांत दास। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेगा। बढ़ते हैं दोस्तों उनकी तस्वीर की ओर। ये है दोस्तों कौन? आपका क्रिस गोपाल कृष्णन। कौन है दोस्तों? ये क्रिस गोपाल कृष्णन है। आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी। और इन्हीं को दोस्तों इनोवेशन हब यानी रिजर्व बैंक के द्वारा जो स्थापित किया गया है उसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण हेतु लीलावती अवार्ड की शुरुआत की? उसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। और अभी दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। कौन है दोस्तों? रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक अभी आपका शिक्षा मंत्री हैं। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों पहले आपका शिक्षा मंत्रालय का नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन दोस्तों जब आपका 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति लागू की गई तो आपका दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो ये महिला सशक्तिकरण हेतु लीलावती अवार्ड है इसको आपका स्थापित करने का लक्ष्य है दोस्तों जो महिला उत्थान में काम करेगा, महिला अधिकारों के लिए काम करेगा, महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा, उसी को दोस्तों क्या प्रदान किया जाएगा? लीलावती अवार्ड। अब ध्यान रखिए दोस्तों बहुत बार एक पुस्तक का नाम है लीलावती। क्या नाम है दोस्तों? लीलावती। एक बार सवाल आया था दोस्तों कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों ये मैथमेटिक यानी गणित से संबंधित किताब है लीलावती। और इसकी रचना की थी दोस्तों भास्कराचार्य ने। किसने की थी दोस्तों? भास्कराचार्य इसके राइटर होते हैं यानी लीलावती पुस्तक के। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बड़ा आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, सुदीप त्यागी का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में संन्यास ले लिया है? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों अक्सर आपने क्रिकेट देखा होगा तो इनका नाम कम ही सुना होगा। दोस्तों भारत के लिए इन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले, ठीक है ना। 2008-9 के समथिंग इन्होंने डेब्यू किया और आपका पहला मैच खेला इन्होंने दोस्तों फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में, जिसका नाम चेंज करके दोस्तों अभी अरुण जेटली आपका जो है स्टेडियम रख दिया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों ये 4 मैच खेलते हैं और उसके बाद इनको मौका नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों इस व्यक्ति का नाम ज़्यादा आपका हमने क्रिकेट टूर्नामेंट में ना ही सुना है ना ही देखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं और हम वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सुदीप त्यागी हैं दोस्तों उनका संबंध आपका क्रिकेट से है और इन्होंने दोस्तों क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मासातोशी कोशिप का निधन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर ये मासातोशी है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मासातोशी, ठीक है ना। क्या है? मासातोशी, ठीक है ना, प्रिंट में मिस्टेक हो गई है। कोशिप का निधन हो गया। यह किस देश के थे? ये थे दोस्तों जापान के। कहाँ के थे दोस्तों? जापान के। अब ध्यान रखिए दोस्तों इसी के लिए आपका यानी जो
मासातोशी कोशिप थे, माफ़ करिएगा, 2002 में। कब दोस्तों? 2002 में इनको आपका न्यूट्रॉन की खोज के लिए, किसके लिए दोस्तों? न्यूट्रॉन के कण की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको दोस्तों? मासातोशी कोशिप को 2002 में न्यूट्रॉन के कण के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर एक सुपरनोवा क्या हुआ दोस्तों? विस्फोट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के द्वारा ही न्यूट्रिनो की क्या हुई दोस्तों? उत्पत्ति हुई। किसकी? न्यूट्रिनो की क्या हुई दोस्तों? उत्पत्ति हुई। और इसी के लिए आपका मासातोशी कोशिप को दो है दोस्तों 2002 में क्या मिला था? आपका नोबेल मिला था। क्या मिला था दोस्तों? नोबेल मिला था। अब दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला, क्या दोस्तों? न्यूट्रिनो वेधशाला बनाए जाने की घोषणा कहाँ हुई है? इस पॉइंट को आप दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है। भारत की पहली न्यूट्रिनो वेधशाला बनाए जाने के आपका जो है घोषणा हुई है दोस्तों, एक स्थान है थैणी। कौन सा नाम दोस्तों? थैणी। और ये है दोस्तों तमिलनाडु में। यहाँ पर भारत की पहली न्यूट्रिनो वेधशाला बनाए जाने की क्या हुई है दोस्तों? घोषणा हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश में चापारे वायरस, दोस्तों ये पूरा साल वायरस में ही बीत चुका है, कि संक्रमण की पुष्टि हुई है? ये हुई है दोस्तों बोलिविया में। अब दोस्तों ये जो चापारा वायरस है वो इबोला वायरस की तरह है। क्या है दोस्तों? इबोला वायरस की तरह है। और दोस्तों इबोला वायरस में क्या होता था कि स्किन में जो रक्त स्राव होता था, ब्लीडिंग होती थी आपका, किसमें? स्किन में, ठीक है ना, हमारी जो त्वचा होती थी उसमें आपका जो है ब्लीडिंग होती थी। और दोस्तों जो इबोला वायरस था इसे इसीलिए नैरो वायरस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? नैरो वायरस। ये इबोला वायरस को कहा जाता था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इबोला वायरस को हेमोराइजिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमोराइजिक वायरस भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दोस्तों अभी तक आपका यानी इबोला वायरस की दवाई की भी कोई पुष्टि, मेडिसिन की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस पॉइंट को भी आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। सॉरी, तो आपका ये जो चापरे वायरस है दोस्तों, इसमें आपका जो बोलिविया देश है वहाँ पर इसकी क्या हुई है? पुष्टि हुई है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बोलिविया है वो बोलिविया एक्चुअली में दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ये है दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका का एक मैप। अब ध्यान रखिए यहाँ पर अर्जेंटीना है, ये है आपका ब्राज़ील, ये है वेनेजुएला और ये है दोस्तों बोलिविया। आपको शायद मैप में दिखाई दे रहा होगा। इसी बोलिविया में दोस्तों अभी हाल ही में यानी एक वायरस की पुष्टि हुई है और जिसका क्या नाम है दोस्तों? चापारे। क्या नाम है दोस्तों? चापारे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों इबोला की तरह है और इसमें भी लक्षण आपका इबोला की तरह, बहुत तेज बुखार आना, सर दर्द होना और सांस का फूलना, ये सारी बीमारियां, और साथ में आपका दोस्तों ब्लीडिंग होना, स्किन से आपका जो है ब्लीडिंग होना, ये सारे आपका इसके लक्षण हैं। तो दोस्तों आपका ये जो चापारे वायरस है ये आपका दोस्तों ह्यूमन से ह्यूमन में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। यानी जो ये फैलता है दोस्तों, ये ह्यूमन से ह्यूमन को फैलता है, इसलिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये ज़्यादा इसका स्प्रेड ना हो, फैलाव ना हो और जल्द ही आपका इस पर काबू पा लिया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों बोलिविया की, ठीक है ना। बोलिविया की राजधानी है दोस्तों लापाज। क्या है दोस्तों? बोलिविया की राजधानी लापाज। क्या है दोस्तों? लापाज, ठीक है ना। और मुद्रा है दोस्तों बोलिवियानो। क्या है आपका? बोलिवियानो। लुइस अर्से आपका दोस्तों यहाँ के क्या है? आपका प्रेसिडेंट है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है आपका बोलिविया। क्या है दोस्तों? ये आपका बोलिविया है और ये है दोस्तों पेरू। और इसकी सीमा पर, बोलिविया और पेरू की सीमा पर बहुत ही फेमस झील है दोस्तों, जिसका नाम है टिकटिका। क्या है दोस्तों? टिकटिका। ये टिकटिका झील इसी बोलिविया और पेरू
पेरू की सीमा पर क्या है दोस्तों स्थित है। ये पॉइंट आपका दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका ये दक्षिणी आपका जो अमेरिका है इसकी बात करें तो यहाँ का एक देश है दोस्तों वेनेजुएला। कौन सा है दोस्तों? वेनेजुएला काफ़ी चर्चाओं में रहता है। ये वेनेजुएला में दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है दोस्तों एंजिल। ये एंजिल जलप्रपात भी कहाँ है दोस्तों? आपका वेनेजुएला में है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। इसी के नीचे आपको दोस्तों बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल दिख रहा होगा ब्राज़ील, यानी एक देश है जो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, उसका नाम है दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक आपका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है ना, किसका उत्पादन करता है? कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और यहाँ पर दोस्तों जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, क्या दोस्तों? कॉफ़ी के बागान होते हैं, उन्हें दोस्तों फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फजेंडा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही फेमस मरुस्थल है दोस्तों आटाकामा। क्या है दोस्तों? आटाकामा। अब ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों चिली। क्या है दोस्तों? ये चिली है, पूरा का पूरा ये चिली देश है। और ये है दोस्तों पेरू। यहाँ पर दोस्तों इसकी सीमा पर आपका क्या है? आटाकामा मरुस्थल है। ये पॉइंट भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। आटाकामा डेजर्ट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है चिले और पेरू की सीमा पर आपका दोस्तों क्या है? आटाकामा मरुस्थल है। चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। इस पॉइंट को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों आपका जो COP15 हुआ था, माफ करेगा, COP25, ठीक है ना, इस COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना, दुनिया के विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर दोस्तों आपका 1995 से अनेक स्थानों में आपका जो है क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। और आपका दोस्तों इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन पर, और आपका दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लेकर आपका डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जगह पर आप क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि हम कैसे आपका दोस्तों बेहतर कर सकते हैं। तो जब COP25 हुआ था दोस्तों, तो COP25 के समय आपका जो बोलिविया है इसने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, जबकि इसका आयोजन हुआ था दोस्तों स्पेन में। कहाँ हुआ था दोस्तों? स्पेन में। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी थी, लेकिन दोस्तों इन पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, होने को तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जबकि दोस्तों चापारे वायरस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में गौ कैबिनेट का गठन किया गया है? मध्य प्रदेश। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इस गौ कैबिनेट का मकसद है जो गाय है उनको क्या देना? प्रिजर्वेशन देना, उनकी देखभाल करना और उनका क्या करना? संरक्षण करना। तो आपका इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों गौ कैबिनेट का गठन किया है। और ये पहला राज्य है जिसने इस तरीके का क्या बनाया है दोस्तों? कैबिनेट बनाया है। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों MP की, मध्य प्रदेश की, इसकी राजधानी है दोस्तों भोपाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन, लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है आपका 230। अगर एडिशनल फैक्ट की बात करें दोस्तों MP की, ये है दोस्तों इंडिया का मैप और भारत के ठीक मध्य में ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अब दोस्तों आपको ध्यान होगा शायद आपका स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पहला स्थान मिला था वो मिला था दोस्तों इंदौर को। किसको मिला था दोस्तों? इंदौर को। और ये इंदौर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों MP को आपका टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस स्टेट से? टाइगर यानी बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या यानी टाइगर की संख्या कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही है। रोको टोको और ठोको अभियान आपका अभी हाल ही में लोगों को मास्क अनिवार्य पहनने के लिए इसके द्वारा चलाया गया अभियान था, जबकि किल कोरोना भी आपका इसी के द्वारा चलाया गया अभियान था। FRI आपके द्वार, ये भी दोस्तों आपका
एमपी ने यानी मध्य प्रदेश ने चलाया था। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले हमने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी, जिसे आपका यूनिसेफ ने आपका बायोस्फीयर का दर्जा दे दिया है। तो ये भी आपका दोस्तों 12वां भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये जो पन्ना आपका दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी टाइगर रिजर्व, ये भी दोस्तों कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी दोस्तों कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों, आपका एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है, क्या दोस्तों? सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है, वो भी आपका एमपी के रीवा नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। सांची का स्तूप, ये भी कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। क्या दोस्तों? जो सांची का स्तूप है, ये भी कहाँ है दोस्तों? एमपी में ही स्थित है। और खजुराहो मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी कहाँ स्थित है? आपका एमपी में ही स्थित है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से याद करिएगा और दोस्तों इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत में। एक्चुअली में दोस्तों भारत में इसे 2020 में आपका जो है 2021 में आयोजन करना था, लेकिन दोस्तों कोरोना की वजह से 2022 में इसको क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फीफा विश्व कप होगा 2022 का, यानी पुरुष फीफा विश्व कप, ठीक है ना, ये होगा दोस्तों कतर, ठीक है ना। कहाँ होगा दोस्तों? कतर। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में जारी 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये हुआ है दोस्तों 63वां स्थान प्राप्त। अभी दोस्तों एक संस्था है 500 सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, यानी 500 सुपर कंप्यूटर नामक एक संस्था है। इसने आपका दोस्तों एक आपका क्या किया, यानी आंकड़ा जारी किया, जिसके तहत भारत का जो सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, इसने दोस्तों टॉप 5000 में आपका जो है, सॉरी माफ करिएगा, 500 में क्या बनाई है? जगह बनाई है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका स्थान है 63वां सिद्धि सुपर कंप्यूटर का। अगर दोस्तों आपको कहा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर विजय भटकर। क्या है दोस्तों? डॉक्टर विजय भटकर। इन्हीं को दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपको ये सामने एक महिला की तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है दोस्तों शकुंतला देवी। क्या नाम है दोस्तों? शकुंतला देवी। इन्हें आपका दोस्तों ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमन कंप्यूटर। ये बेसिक एडिशनल जानकारी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें दोस्तों, इस 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में पहला स्थान पाया है दोस्तों जापान का सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है दोस्तों फुगाको। क्या नाम है दोस्तों? फुगाको। इस फुगाको ने आपका जो है दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है दोस्तों? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ये किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग जनगणना 2011 की, तो आपका दोस्तों जो लिंगानुपात था, जो जेंडर था, उसमें आपका पहला स्थान होता है केरल का। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने केरल को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका अगर करंट का पूछेगा तो 2018 का पूछेगा। अगर आपका जनगणना 2011 के तहत आपका लिंगानुपात सर्वाधिक दर्ज किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। जबकि 2018 के आपका जो है जो महापंजीयन और जनगणना
जनगणना आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट है उसमें आपका किसका पहला स्थान है, तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या दोस्तों, एक तो होता है जनगणना और एक होता है दोस्तों जनसंख्या। अगर आपसे पूछा जाता है जनगणना, ठीक है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेंसस, क्या बोलते हैं, सेंसस। ये जो सेंसस है दोस्तों, ये सेंसस आपका संघ सूची का विषय है, ठीक है ना, यानी जो सेंट्रल आपका कंकरेंट होता है, फेडरल कंकरेंट होता है, उसका क्या है दोस्तों, आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों एक होता है आपका जनसंख्या, क्या दोस्तों, जनसंख्या। ये जनसंख्या को हम दोस्तों पॉपुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। और आपका ये दोस्तों पॉपुलेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, किसका दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है। इस पॉइंट को आपका ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट है समवर्ती सूची है, जबकि फेडरल लिस्ट की बात करें तो वो आपका दोस्तों क्या है, जनगणना है, जबकि जनसंख्या समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट के आपका जो है पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों भारत में जनगणना की, तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में आपका भारत में जनगणना होती है। लेकिन दोस्तों अगर नियमित या दशकीय जनगणना की बात करें, नियमित और दशकीय का मतलब ये है दोस्तों कि उसके बाद लगातार आपका दोस्तों भारत में जो जनगणना हुई है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद हुई है। तो जनगणना सबसे पहले 1872 में होती, लेकिन दशकीय जनगणना दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। और 2011 में आपका दोस्तों 15वीं जनगणना थी भारत की, और अभी दोस्तों जो 2021 में होगी वो आपका 16वीं जनगणना होगी आपका 1881 के बाद। दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व में जो पहली जनगणना होती है वो आपका स्वीडन में होती है, लेकिन दोस्तों पहली दशकीय जनगणना आपका यूएसए में होती है। ये सारे एडिशनल पॉइंट को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स के सभी न्यूज़ का एनालिसिस, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स लेकर, करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।